तो बजट की चर्चा करते हुए अब हम आ चुके हैं स्वतंत्र जनता राज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदीश माहौर जी के पास। इनसे हम जानेंगे बजट पर इनकी राय क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब तक हमने कई लोगों की प्रतिक्रियाएं ली, कई लोगों ने बजट की आलोचना की तो कई लोगों ने बजट को खट्टा मीठा बताया। इसी कड़ी में अब हम आ चुके हैं स्वतंत्र जनता राज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदीश माहौर जी के पास। माहौर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद दिलीप जी। सबसे पहले मैं जो आपको बधाई दूंगा कि आप कोई भी सरकारी गतिविधियाँ होती हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं आप देश में और आम जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं। शुक्रिया जगदीश जी। जगदीश जी, सवाल मेरा होगा कि जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, इस बजट को अगर हम देखें तो आपके दृष्टिकोण से किस प्रकार का बजट है, क्या टिप्पणी हुई है आपकी दिलीप जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश को आज़ाद हुए आज 72-73 साल हो गए, लेकिन इस देश में 72-73% लोग भी बजट का मायने नहीं समझते। जब बजट का मायने नहीं समझते हैं तो लोग प्रतिक्रिया क्या करेंगे? तो चंद लोगों की प्रतिक्रियाएं होती हैं, चंद लोग ही बजट का फायदा उठा पाते हैं। और मैं बड़ी सीधी देशी घरेलू भाषा में अगर बताना चाहूँ तो मैं ये आपको बताना चाहूँ बजट होता क्या है। जो इस देश में 90% से ज़्यादा हाई स्कूल से नीचे वाले गरीब और अनपढ़ अशिक्षित लोग और मजदूर लोग हैं, जो 6,000, 7,000, 9,000, 10,000, 12,000 और फैक्ट्रियों में कमाने का काम करते हैं। वो उनका जो बजट है, उनका जो किचन उनकी पत्नी संभालती है, सही मायने में ये सरकार वैसे ही बजट चलाती है। उनका पति 12,000 रुपये कमाता है तो उसे 12,000 में पूरे महीने का अपना बजट बनाना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और अगर वो महीने में 12,000 की रिश्तेदार को ज़्यादा आ गए या हरी बीमारी हो गई तो उसमें जो शॉर्ट पड़ता है तो उस परिवार के मुखिया को फिर उधार लेना पड़ता है और उधार की फिर ब्याज भरनी होती है। अब अगर परिवार का बजट बिगड़ता है और वो उधार किसी से ले लेता है तो दिलीप जी दिक्कत ये हो जाती है कि जो 12,000 रुपये फैक्ट्री में कमाता है वो अतिरिक्त आमदनी कहाँ से लाएगा और अपना कर्ज कैसे निकालेगा। सरकार तो टैक्स लगा करके कर सकती है, जैसे कि सरकार ने डीजल और पेट्रोल पे आज टैक्स उतना लगा दिया कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्ते होने के बाद जो भाजपा 1 रुपये 2 रुपये तेल पे बढ़ने के बाद सड़कों पे उतर के आंदोलन करती थी, आज कहाँ है वो भाजपा? आज कहाँ है भाजपा की वो संगठन? आज राजस्थान में 100 का आंकड़ा पूरे करके पेट्रोल पंप बंद है जी। और डीजल और पेट्रोल जब महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट खर्चा जब महंगा होता है तो आप समझते हैं कि दैनिक जीवन में जो चीज़ें काम आती हैं उन सारी चीज़ों पर फर्क पड़ता है और महंगाई हर चीज़ पे बढ़ती है, तो उससे घर का बजट तो बिगड़ता है। तो सरकारी बजट तो ये है केवल आंकड़ेबाजी है। 1 साल बाद चुनाव है और उस चुनाव में अपना लोगों को लुभाने के लिए सब किया जाता है। अगर मैं इसमें आपको बिजली के बारे में बात करूं तो अभी उत्तर प्रदेश में 4 जिले में बिजली का बिल जो है भरने का काम होता था। तो मैं आपको बताऊं कि 1 से 150 यूनिट तक जिनका बिल आता था, 5.5 रुपये यूनिट उनकी लगती थी। तो जो 1 किलोवाट के कनेक्शन थे, 2 किलोवाट, तो ये छोटे घर 20-25 वाले तो उनको 5.5 रुपये यूनिट देनी पड़ती थी। और 301 से 500 तक जिनका आता 6.5 रुपये था। 500 से ऊपर यूनिट जो बनती थी तब 7 रुपये यूनिट भरा जाता था। लेकिन नए स्लैब में अब जो प्रस्ताव पारित हुआ है, जनता को तो मालूम भी नहीं पड़ेगा, इन्होंने कर दिया कि 1 से 100 यूनिट तक अगर छूटते हैं जी तो 5.5 रुपये। अब गरीब से गरीब व्यक्ति भी 100 यूनिट से ऊपर जाता है तो 5.5 रुपये यूनिट का लाभ तो उन्हें मिल नहीं सकता। 101 से 300 यूनिट तक जो फूकेगा वो 6.5 रुपये और 301 से ऊपर जो यूनिट जिनकी चलेगी वो 7 रुपये यूनिट होगी। तो अभी बिजली विभाग का जो प्राइवेट में दिया है उसकी चोट और जनता पे पड़ने वाली। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, तो बजट उधर भी अभी कुछ दिन पहले और बजट इधर भी शो किया गया है। तो सबसे बड़ी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आरएसएस की सोच के अनुसार चलती है
और आरएसएस की सोच ये है कि हम जिस दिन सत्ता में आए उस दिन हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है और सत्ता फिर अन्य लोगों के हाथ में न जाए, तो वो उस फैसले पे काम कर रहे हैं। जैसा कि पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि बेंच ऑफ थॉट पुस्तक में गोलवर्कर जो आरएसएस के पीछे मुखिया थे, उन्होंने ये लिखा था कि लंबे समय तक शासन करना सैकड़ों हजारों साल तक, तो देश की 95% जनता को गरीब बना दिया जाए और चंद 5% लोगों के हाथ में धनराशि होनी चाहिए। सरकारों की फैसले पर काम करते हुए आज जो सार्वजनिक जो पब्लिक सेक्टर थे, जिनको बाबा साहब की सोच के अनुरूप जिनका राष्ट्रीयकृत किया गया था और जिनमें सरकारी नौकरी लगने के बाद इस देश के तमाम लोग मजबूत हुए, उन्हें लाभ मिला, आज उन पब्लिक सेक्टर को ये अपने चंद चहेते पूंजीपतियों के हाथ में बेच करके इस देश को पुनः उसी स्थिति में लाना चाहते हैं कि जो अंग्रेजों की एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और धीमे धीमे उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने आकर के इस पूरे देश को गुलाम बनाने का काम किया था। कि वही अंग्रेजों के पैसे पे काम कर रहे हैं, ये चंद पूंजीपति कॉर्पोरेट घराने के लोगों के हाथ में इस देश की जितनी सार्वजनिक संपत्ति है वो सब बेच देना चाहते हैं, जिससे मिडिल क्लास और गरीब दोनों आदमी का अंत हो जाएगा। ये देश बर्बादी के कगार पे है। बजट की बात करूं, अगर इन्हें गरीब जनता का, मिडिल क्लास का अगर इनको ख्याल होता और बजट में इनको लाभ देना होता, तो आज की भी स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी जिला स्तर के सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें आपको सीटी स्कैन नहीं मिलेंगी मशीन, वहाँ आपको अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं मिलेंगी, वहाँ आपको MRI मशीनें नहीं होंगी, मात्र एक एक्सरे की मशीन होगी और वो भी महीने में 15 दिन आपको खराब ही मिलेगी। तो आप बताएं कि गरीब और मिडिल क्लास के लोग जिनके घर का बजट बिगड़ रहा है, इत्तेफाक उन्हें अगर कोई बीमारी होती है तो सरकारी हॉस्पिटल क्या सर्दी जुकाम और बुखार की दवाई देंगे? अगर जनता को चिकित्सीय लाभ देना होता तो इनको सभी जनपदों में 2 से 3 MRI मशीनें, अल्ट्रासाउंड मशीनें, सीटी स्कैन मशीनें ये लगानी चाहिए थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। और शिक्षा के मामले में मैं अगर कहूँ आपको तो उधर भी इन्होंने गुमराह करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 7,52,000 पद जो है सरकारी टीचरों के स्वीकृत हैं और 7,52,000 में से 2,17,000 पद खाली हैं जिन्हें भरने का काम नहीं किया जा रहा है। अगर 2,17,000 पद टीचर के भरे गए तो गरीब बच्चा जो वहाँ पढ़ने चाहता है, अगर टीचर समय से पढ़ाई देगा तो बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो गरीब ना पढ़े, इसलिए उन पदों को खाली रखा जा रहा है। और इससे कहीं ज़्यादा अच्छा तो अपना जो है बंगाल में क्योंकि भाजपा की सरकार नहीं है, 6,37,414 पद वहाँ टीचर के सरकारी स्वीकृत हैं और मात्र 7,200 पद वहाँ पे खाली हैं। तो अगर परसेंट में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश ममता बनर्जी से बहुत पीछे जी। तो ये उत्तर प्रदेश में अगर गरीब जनता को, यहाँ के आम लोगों को और मिडिल क्लास को शिक्षा देना चाहते तो इनको भर्ती करनी चाहिए थी। और तीसरी बात तो मैं आपको अगर एग्रीकल्चर पे कहूँ, जो कि आज पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 कानून बनाए गए हैं, आज 3 महीने उनके आंदोलन को हो चुका है। और अन्ना हजारे का जो इधर आंदोलन हुआ था तो इस देश का पूरा मीडिया अन्ना हजारे के साथ था, लेकिन अन्ना हजारे का लोकपाल बिल आज भी पारित नहीं हुआ है। ना अन्ना हजारे दिख रहे हैं और ना वो मीडिया दिख रहा है। तो स्थिति ये हो गई कि आज सरकार और मीडिया ये दोनों आपस में इनकी सेटिंग हो गई और सरकार और मीडिया दोनों कारपोरेट घराने के लिए काम करने लग गई हैं, जिससे भारत की आम जनता को नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो मैं ये भी साथ में कहना चाहूँगा कि किसानों के लिए अगर यूपी सरकार को कुछ करना चाहिए था तो इन्हें अपने स्तर पे जो अपनी पावर है उसका इस्तेमाल करना चाहिए था कि हम उत्तर प्रदेश में आपको
MSP जी पे जो है कानून बना देते हैं और आपका जो है खाद्यान्न MSP पे बिकेगा। लेकिन ये काम भी इन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो केंद्र सरकार करेगी, जो बड़ा भाई करेगा वही छोटा भाई करेगा, सीधी सी बात है। तो आज जो किसानों का आंदोलन है, तो मैं इस देश की जो मिडिल क्लास की जनता है, जो गरीब जनता है, जो मजदूर है, मेहनत कश है, श्रमिक है, मैं उन सबसे ये अपील और आह्वान करना चाहूँगा कि किसानों का जो आंदोलन है वो पूरे देश के गरीब और मिडिल क्लास लोगों का आंदोलन है। अगर किसान इस लड़ाई को हार जाते हैं तो पूरे देश का गरीब और मजदूर हार जाएगा और महंगाई जीत जाएगी। कारपोरेट घराने के हाथ में इस देश की पावर और इस देश की ताकत आ जाएगी। सरकारें किसी की भी आ जाएं, लेकिन वो कारपोरेट घराने की बस में रहेंगी, उनके कंट्रोल में रहेंगी। ये स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दी है, जो देश के लिए बहुत जो गंभीर है। इस देश को लगातार कारपोरेट घराने में बेचने के बाद ये कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अच्छा जगदीश जी, आपसे एक सवाल होगा। जहाँ एक तरफ इस बजट में दावे किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, सुरेश खन्ना जी ने ये दावे किए हैं कि कृषि, जैसे अभी आपने कृषि की बात की, कि कृषि के क्षेत्र में उन्होंने एक प्रयास किए हैं, ट्यूबवेल के लिए सिंचाई के लिए कृषि को पैसा दिया जा रहा है। इसके अलावा खाद बीज के लिए, फसल बीमा योजना और किसानों की जो बीमा योजना है उनमें अनेक प्रकार के लाभ किसानों को दिए जा रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने का, या फिर कहीं ना कहीं जो जख्म हुए हैं अभी किसानों के, उन जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास किया गया है? सरकार ने कोशिश तो मरहम लगाने की है, लेकिन इनकी योजनाओं से किसानों को कोई लाभ तो होने वाला नहीं है। सीधा सीधा है कि 3 जो काले कानून बनाए हैं उस जाल में फंसाना है। इसलिए इन्होंने ये लुभावनी योजनाएं उनको दिखाने का काम किया है कि किसान बहकावे में आ जाए, अपने आंदोलन से पीछे हट जाए और वो जो 3 कानून हमने अपने पूंजीपतियों के लिए बनाए हैं उसका विरोध करना चाहिए। यही आसान नहीं है, अब किसान और आम जनता समझ चुकी है और वो इनकी जो है इन लुभावनी फायदों में और इनके बातों में आने वाली नहीं। देश की जनता पूरी तरह से जागरूक है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, देश की जनता जागरूक हो चुकी है। और जैसा कि जगदीश जी ने हमें बताया है कि इस बजट में कहीं ना कहीं किसानों को मरहम लगाने का प्रयास किया गया है, जो कि इनके लिए, किसानों के लिए नाकाफी है। बड़ी बात यह है कि वित्त मंत्री के इस अंतिम बजट में, जो कि शासनकाल का अंतिम बजट है, इसमें वायदे और दावे तो अनेक किए जा रहे हैं, लेकिन महंगाई के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो महंगाई को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन जगदीश माहौर जी के अनुसार ये सभी प्रयास नाकाफी हैं। इस चर्चा को लगातार जारी रखेंगे और भी जानेंगे लोगों से कि क्या है उनकी बजट।